यस, इन दिस केस हिस्ट्री में फीवर की हिस्ट्री आप पूछ लेते हैं, ठीक है। फीवर नंबर वन, फीवर इज हाई ग्रेड, ठीक है। अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड का मतलब कि पेशेंट ने खुद फीवर रिकॉर्ड नहीं किया। हाई ग्रेड अनरिकॉर्डेड associated with rigors and chills. High grade fever unrecorded associated with rigors and chills. फीवर की हिस्ट्री आपके पास है, इसमें थोड़ा सा एक्सपेंड कर। फीवर की हिस्ट्री आपके सामने है। प्रीमॉर्बिड्स पूछेंगे। प्रीमॉर्बिड्स पूछेंगे, तो हिस्ट्री में HOPC के साथ हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट कि फीवर आ गया, उससे पहले हमने प्रीमॉर्बिड्स पूछने हैं। पेशेंट हैज़ नो प्रीमॉर्बिड्स। आपकी आवाज़ ना बहुत मफलत सी आ रही है। आईवी ड्रग यूजर। आईवी ड्रग यूज, एक्सीलेंट। तो ये क्या आ जाती है? पर्सनल हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, यस, आईवी ड्रग यूज, एक्सीलेंट। और कुछ पूछना चाहते हैं हिस्ट्री में इस पेशेंट से? कोई प्रीवियस इन्फेक्शन हुआ हो या फिर कोई वॉल्व का प्रॉब्लम हो उसको। तो पास्ट हिस्ट्री, ठीक है। पास्ट हिस्ट्री में प्रीवियस एडमिशंस, ट्रीटमेंट्स इन द मेडिकल और सर्जिकल वार्ड। पास्ट हिस्ट्री ऑफ दिस पेशेंट इज अनरिमार्केबल, मतलब few minor illnesses, no admission, but no admission, no hospital admission. भाई पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री में कोई सिग्निफिकेंट होगी? पास्ट हिस्ट्री में ही पास्ट मेडिकल और सर्जिकल हम पूछ लेते हैं, रेलिवेंट होती है। आप पेशेंट से ही पूछते हैं कि क्या आप कभी अस्पताल में दाखिल हुए, क्या आपका कोई छोटा या बड़ा ऑपरेशन हुआ। तो बीमार ये पेशेंट काफ़ी बार हुए हैं, अस्पताल में दाखिल नहीं हुए। कोई टूथ इन्फेक्शन? कोई क्या चीज़? टूथ इन्फेक्शन, दांतों का। दांतों का दर्द, एक्सीलेंट। तो आपने एक इन्फेक्शन करेगा कि आपको दांतों में दर्द तो नहीं है, आपने कोई प्रोसीजर इस तरह करवाया हो, तो नो, सिंपल आंसर, टूथ पेन, नो टूथ पेन। आप अभी तक पूछे। आईवी कैथेटराइजेशन की कोई हिस्ट्री हो? आईवी कैथेटराइजेशन की हिस्ट्री हो, तो पेशेंट को आईवी कैथेटराइज होने के लिए हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ेगा, नो हॉस्पिटल एडमिशन। पर्सनल हिस्ट्री में ड्रग यूज़ की हिस्ट्री है। फीवर क्या इंडिकेट कर रहा है इस पेशेंट में? इन्फेक्शन। इन्फेक्शन, एक्सीलेंट। तो इन्फेक्शन को लोकलाइज करने के लिए आप कोई क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे इस पेशेंट से? आपको मतलब लोकलाइज से मुराद ये है कि किसी सिस्टम में सिस्टम से पूछना चाहेंगे कि आपको पता लगे कि इन्फेक्शन किस सिस्टम में है। ज़ाहिरी बात है, हम एक सिस्टम तो पढ़ रहे हैं, लेकिन आप पेशेंट से कुछ तो पूछेंगे कि कोई दर्द तो नहीं, कोई मसला कहाँ हो सकता है, ताकि आप लोकलाइज करें। कोई एब्डोमिनल पेन? एक्सेलेंट। तो एब्डोमिनल पेन, पेन चलो सिंपली कहीं दर्द है, नो पेन। एसोसिएटेड सिम्टम्स कोई? एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या आप पूछना चाहेंगे? सोर थ्रोट या कफ? एसोसिएटेड, नो सोर थ्रोट, गला ख़राब नहीं है, नो कफ। आपके पास ये फ्रीडम है इस वक्त कि अगर आपको लगता है कि हिस्ट्री इज़ वेल इनफ, तो आप एग्जामिन उस पर आ जाएं
क्या कहते हैं एग्जामिनेशन पे, और एग्जामिनेशन अगर आपको लगता है इज़ गुड इनफ तो आप इन्वेस्टिगेशन पे जा सकते हैं। लेकिन जो सवाल आप पूछेंगे जवाब मैं उसी के सिर्फ दूंगा। मलेज का पूछ लीजिए। मलेज, ठीक है, एक्सीलेंट। तो मलेज का पूछेंगे। मलेज प्रेजेंट या वीकनेस, मलेज इज प्रेजेंट, पेशेंट फील्स इल। इनको कोई ब्लड डिसऑर्डर तो नहीं है? ब्लड डिसऑर्डर्स में आपने पूछा कि आपको कोई खून का मसला तो नहीं है, या आपको चोट लगती है तो खून बहना बंद नहीं होता, या आपको कभी बताया गया है या आपको कभी खून लगा है। तो इन सिंपल टर्म्स द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस इज नो। अगर आपको लगता है कि हिस्ट्री में और आप कुछ नहीं पूछना चाहते तो यू कैन प्रोसीड अहेड, कोई मसला नहीं है उसमें। भाई जीपी करनी चाहिए। जीपीई करनी चाहिए, चलो एक्सीलेंट। आपने कहा कि दिस इज़ ऑल द रिलेवेंट स्टफ आई कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द हिस्ट्री, तो ये मूव टूवर्ड्स द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। अच्छा, तो एग्जामिनेशन की तरफ आ जाते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है, ड्राई है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा इसके लिए। नंबर 1 जीपीई, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। तो जीपीई से पहले हम वाइटल्स या जीपीई और वाइटल्स आप कोशिश करें सेपरेटली इनको मेंशन करें, क्योंकि फिजिकल एग्जामिनेशन में वाइटल्स तो आ जाते हैं, फिर जीपीई से हैंड से लेके माउथ तक का रास्ता सारा है। वाइटल्स ऑफ दिस पेशेंट 102, क्योंकि फ़ारेनहाइट फीवर है, हार्ट रेट या पल्स इज़ 110, पीपी इज़ 120/80, respiratory rate is 18, जीपीवी बोल दिया था, जीपीवी कुछ बताते हैं, हैंड्स जीपीवी, हैंड्स एग्जामिनेशन, ठीक है, नोट्स लिखेंगे। ठीक है, हैंड्स, माउथ, जॉन्डिस, और इसमें वो देखते हैं साथ, जॉन्डिस इन पैलर, और फाइनली नेक नोट्स देखते हैं, एक जनरल जीपीई में जो सीक्वेंस होता है। तो ऑल ऑफ दीज आर अनरिमार्केबल। अनरिमार्केबल के लिए ज़ीरो का एक साइन यूज़ होता है, मैं वो लिख रहा हूँ। हैंड्स पे कुछ नहीं आपको मिला एक्सेप्ट दैट दे आर वार्म ड्यू टू फीवर। नेक नोट्स भी पैल्पेबल नहीं है, ना जॉन्डिस है ना पैलर है। भाई फिर सिस्टेमिक पे मूव करेंगे। ठीक है, सिस्टमिक एग्जामिनेशन, कौन सा सिस्टम एग्जामिन करना चाहेंगे इस पेशेंट का पहले? रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर। कार्डियोवास्कुलर, तो सीवीएस एग्जामिनेशन। ठीक है, सीवीएस एग्जामिनेशन पैल्पेशन और ऑस्कल्टेशन पे फोकस करते हैं सिर्फ। पैल्पेशन एंड ऑस्कल्टेशन। पैल्पेशन इज नॉर्मल, एपिक स्पीड लोकलाइज हो रही है, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में क्लेविकुलर लाइन में। ऑस्कल्टेशन फाइंडिंग्स इस पेशेंट की मैं आपको सुनाता हूँ। आपने इस पेशेंट की चेस्ट को सिस्टेमिकली ऑस्कल्टेट किया इन द फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस लेफ्ट पैरास्टर्नल बॉर्डर। फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस लेफ्ट पैरास्टर्नल बॉर्डर। आपको एक साउंड सुनाई देगी, आप उधर ऑस्कल्टेट करें तो आपको ये सुनाई दे रहा है। एक बार दोबारा सुन लें।
कोई एडिशनल इवेंट आपको सुनाई दे रहा है इन एडिशन टू S1 S2? यस ठीक है। यस मरमर है, एक्स्ट्रा हार्ड साउंड है। एक्स्ट्रा साउंड। हार्ड साउंड एक्स्ट्रा हार्ड साउंड है। दोबारा सुना एक बार, मैं जितना ऊंचा कर सकता हूँ मैंने इसको कर दिया है। दरमियान दरमियान में एक आपको ऐसे साउंड एक आएगी जैसे शायद उसको उठा लिया है या कपड़ों की थोड़ी देर के लिए रगड़ खा रहा है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए सुनाई देगी। इसको दोबारा सुने, S1 S2 आइडेंटिफाई करें और फिर देखेंगे क्या कोई डिस्क्रीट कार्डियक इवेंट है जो टाइम पीरियड में लिमिटेड है, या हार्ट साउंड मतलब है, या एक कंटिन्यूस इवेंट है। S1 S2 आइडेंटिफाई हो गई होगी, या चलें 2 साउंड्स आइडेंटिफाई हो गई होगी। दरमियान में उनकी कोई एक्स्ट्रा है, इज इट डिस्क्रीट और इज इट कॉन्टीन्यूस? दोबारा सुने। डिस्क्रीट है इवेंट जो आपको सुनाई दे रहा है, ये कॉन्टीन्यूस है? कंटिन्यूस ठीक है, तो कंटिन्यूस कंटिन्यूस इवेंट है, तो एक कंटिन्यूस इवेंट है। आप आइडेंटिफाई कर सके हैं कि ये जो है सिस्टोलिक है, डायस्टोलिक है? भाई जो Systolic. सबसे सिस्टोलिक। लाउड आवाज आ रही है वो क्या है? कौन एक सी सबसे लाउड आवाज आ रही है। सबसे लाउड आवाज़ आ रही है? एक लाउड सी आवाज़ सुनाई दे रही है। मरमेर उस आवाज़ के बाद है या उस आवाज़ से पहले है, आप ये देखें। और दोनों को एक तरह से गैप, चलो मैं इसको दोबारा प्ले करता हूँ, आप फिर देखना सुनना। तो जो फर्स्ट लाउड सुनाई दे रही है ना आपको इस केस में, जो एक फर्स्ट लाउड सी आवाज़ सुनाई दे रही है, दैट इज़ S1। ठीक है, इस मेरे पेशेंट में जो आपने एक लाउड सी आवाज़ सुनी है, दैट इज़ S1। और उसके बाद एक छोटी सी आवाज़ है और उन दोनों के दरमियान मरमर है, द सेकेंड इज़ S2। तो S1 और S2 के दरमियान मरमर सुनाई दे रहा है। जो लाउड आवाज़ थी दैट वाज S1। मरमर heard in fourth intercostal space, parasternal border। ठीक है, इट इज सिस्टोलिक। कैरेक्टर क्या था इस मरमर का? सॉरी, फोर्थ इंटरकॉस्टल लेफ्ट, हाँ ठीक है, लेफ्ट पैरास्टर्नल बॉर्डर, आई सी, लेफ्ट पैरास्टर्नल बॉर्डर। ठीक है, सिस्टोलिक मरमर थे। कैरेक्टर क्या था इस मरमर का? ब्लोइंग साउंडिंग। इंस्पायरेशन। ठीक है, चलो उसको अभी हम तक छोड़ देते हैं, क्योंकि जो मुझे अभी तक समझ आया मैं कैरेक्टर सही तरह से आपको कन्वे नहीं कर पाया। तो कन्फ्यूजन से बेहतर है कि हम उसको नॉलेज करें कि नहीं पता लग रहा, और उसको हम छोड़ देते हैं। तो दिस वॉज दी कार्डिक ऑस्कल्टेशन ऑफ दिस पेशेंट। CVS आपने एग्जामिन कर लिया। और CVS में साथ एक और चीज़ मैं आप बताना ही भूल गया, वेस्ट की बजाय ना याद रखते हैं, कार्डियक एग्जामिनेशन आपके सामने। भाई हिस्ट्री में एक दो चीजें और पूछ सकते हैं? एक दो क्या, आप जितना पूछना चाहें आप पूछ लें। वही उनकी ड्रग हिस्ट्री पूछ सकते हैं, आईवी ड्रग अब्यूजर तो नहीं है, तो डायबिटीज वगैरह को पूछ सकते हैं। बिल्कुल, तो डायबिटीज़ प्री मॉर्बिड्स में आता है, प्री मॉर्बिड्स नहीं है। ड्रग हिस्ट्री आपने पूछी, देयर इज हिस्ट्री ऑफ आईवी ड्रग यूज़। भाई ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन का
तो क्लिनिकली आपको लग रहा है कि दिस इज ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, बिल्कुल ठीक है, दिस इज ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। ये रिगर्ज मर्मर था जो आपने अभी सुना, दिस वाज ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। बेहतरीन। वाइटल्स, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन। भाई अब स्प्लीनोमेगली चेक करना चाहेंगे। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, एक्सलेंट। तो स्प्लीनोमेगली नंबर 4 इज एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, और उस पर आपने कहा स्प्लीनोमेगली, देयर इज नो स्प्लीनोमेगली इन दिस पेशेंट। भाई एसआईटी के लिए भी देखेंगे। एसआईटीज़ के लिए देखेंगे, चलो एसआईटीज़ भी मैं लिख लेता हूँ। एसआईटीज़ के लिए आप फिजिकल एग्जामिनेशन कहते हैं, परकशन और शिफ्टिंग डलनेस नोट रेजोनेंट है, डलनेस शिफ्टिंग डलनेस एब्सेंट है। भाई रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन। रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन, एक्सलेंट। तो रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन, नॉर्मल है पाल्पेशन पे। क्या चीज़ नॉर्मल है पैल्पेशन पे? लिवर। लिवर, मैं लिखने लगा था, लिवर इज 2 सेंटीमीटर बिलो कॉस्टल मार्जिन। रेस्पिरेटरी, भाई पेटोजुगुलर रिफ्लक्स जो होता है वो करवा सकते हैं, जो मनूवर होता है उस पे पाल्पेट करते हैं तो वो जेवीपी रेज होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एब्डोमिनो जैकुलर रिफ्लेक्स नॉर्मल। रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन, ऑस्कल्टेशन फाइंडिंग्स, ऑस्कल्टेशन और ऑस्कल्टेशन मिलकर सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ऑस्कल्टेशन इज अनरिमार्केबल। भैया ब्लड टेस्ट करवाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि these are all the examination findings we need and we can move on to the investigations. ए पीटल एडिमा, बट पीटल एडिमा। मैं चीज़ जो इतना भूल गया था आपने मुझे पकड़ लिया है, तो field edema। और भाई ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। तो कर सकते हैं shins pitting edema on shins, तो ऑप्थेल्मोलॉजिकल एग्जामिनेशन, आपने आई डिपार्टमेंट से ख़ास एक बंदा बुलवाया है, हाउस ऑफिसर या पीजी, टू परफॉर्म ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन, और वो आपको मैं भी दिखा देता हूँ। ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन इज़ अनरिमार्केबल। भाई फिर इन्वेस्टिगेशंस पे मूव करेंगे। ठीक है, क्या इन्वेस्टिगेशंस आप करवाना चाहेंगे? ईसीजी सीबीसी पहले कराएंगे। ठीक है, कंप्लीट कंप्लीट ब्लड काउंट में मैं आपको बता देता हूँ कि न्यूट्रोफिल्स 80% पे हैं, तो और जो WBC काउंट है इट इज़ 16,000। ये सर ESR एक्सेलेंट, रेस्ड है। अब रेस्ड की बजाय मैं ये लिख लेता हूँ कि ESR द फॉल इज़ 20 in 1 hour। मिलीमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, आई थिंक सेंटीमीटर होता है। चलो, मुझे खुद भी कंफ्यूजन हो जाएगी, आपको कंफ्यूजन से बेहतर है कि रेस्ड लिख लें। ब्लड कल्चर ब्लड कल्चर, एक्सेलेंट। ब्लड कल्चर,
ब्लड कल्चर आपने लिया है और इसकी 2 दिन बाद रिपोर्ट आएगी। भाई ईसीजी करके देखती हूँ। ईसीजी करके देख लेंगे। ठीक है, आपने ईसीजी भी करा ली। ईसीजी इज़ नॉर्मल। भाई ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस तो नहीं है? हाँ, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस ये आपने मुझे बताना है, पूछना नहीं है। मैंने चेस्ट इन्फेक्टिव एक्सरसाइज। एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, तो एक तरफ से क्लिनिकल डायग्नोसिस इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का आ गया है। ठीक है, चेस्ट एक्सरे इन दिस पेशेंट इज नॉर्मल या अनरिमार्केबल। Echocardiography. एकोकार्डियोग्राफी 6 एकोकार्डियोग्राफी ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। ये कंफर्म हो गया अब इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। कंफर्म हो गया इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। नहीं मतलब अगर आप हिस्ट्री के साथ देखें तो आईवी ड्रग अब्यूजर्स में और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन इज मोस्ट कॉमन, तो वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। ठीक है, योर क्लिनिकल डायग्नोसिस इज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। किस तरह का इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है? एक्यूट है, सब एक्यूट है, नेटिव वॉल्व है, प्रोस्थेटिक वॉल्व है? एक्यूट है। ठीक है, तो सब डायग्नोसिस एक्यूट नहीं होगा, 5 दिन हो गए हैं। 5 दिन हो गए। ठीक है, तो टाइम पीरियड पे क्वेश्चन आ गया। तो चलो पहले हम एंडोकार्डाइटिस पे आ जाते हैं, फिर हम देखते हैं क्या है। अब आप क्या करेंगे? भाई कल्चर करवाएंगे तो उसमें अच्छा ठीक है, अभी 2 दिन रहते हैं। कल्चर मतलब मैंने थोड़े सिंपल कह दी कि सीबीसी, ईएसआर, चेस्ट एक्सरे ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो फ़ौरन हो जाती हैं। कल्चर में टाइम लगता है, कल्चर टेक्स टाइम, कल्चर ऑलवेज टेक्स टाइम। आप जितना भी जल्दी कर लें, जो मतलब कुछ चीज़ें होती हैं ना, मसला ऐसे होता है कि एक्सरे डिपार्टमेंट दूर है, या डेट नहीं मिली, या टाइम नहीं मिली, वो तो दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं, वो ओवरकम हो जाते हैं। एकोकार्डियोग्राफी अगर हॉस्पिटल में वार्ड में है अवेलेबल तो वो हो जाती है, अगर एक्सपीरियंस वहाँ पे है पीजी या कोई सीनियर, वो चीज़ें हो जाती हैं, इनमें वो डिलेज नहीं आते। एकोकार जो कल्चर है इट टेक्स टाइम, उसमें प्रोसीजर द प्रोसेस इट सेल्फ टेक्स टाइम, तो इसलिए इसमें भी टाइम है। आपके पास अभी रिजल्ट नहीं आया, लेकिन हम इसको माइनर क्राइटेरिया की बेसिस पे तो डायग्नोज कर सकते हैं ना, बेसिक कल्चर नहीं आया। चलो माइनर क्राइटेरिया की बेसिस पे डायग्नोस कर लेते हैं। क्या माइनर क्राइटेरिया आपको मिल रहे हैं इस पेशेंट में? लेकिन इसमें मिल ही नहीं रहे। फीवर है, आईवी ड्रग यूज है। ठीक है, फीवर माइनर क्राइटेरिया। चलो पहले मेजर कर लेते हैं, मेजर की भी मैं लिख रहा हूँ और माइनर भी लिख रहा हूँ। माइनर क्राइटेरिया, माइनर आप में से एक ने बता दिया कि 1 माइनर क्राइटेरिया, तो इसको जूम इन कर लो। 1 माइनर क्राइटेरिया विच वी हैव सीन इज फीवर और आईवी ड्रग यूज होता है। ठीक है, प्रीडिस्पोजिंग कंडीशन, आईवी ड्रग अब्यूज। ठीक है, गुड, आईवी ड्रग माइनर यूज। मेजर तो भाई बाकी स्प्लिंटर हेमरेजेस वगैरह और ऑस्लर नोड्स जानलेवा लीजन्स नहीं है इसमें। बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी 3 तो पूरे हो रहे हैं क्योंकि एको की फाइंडिंग भी है। एको की फाइंडिंग भी है। ठीक है, डायग्नोसिस के लिए क्या भाई चाहिए ये होता है? क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, क्वेश्चन पहले जी, क्वेश्चन पूछे। मेजर माइनर तो ग्रुप बी बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई में होता है ना, तो मुझे तो ये स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन लग रहा है, स्ट्रेस की वजह से एंडोकार्डाइटिस। बिल्कुल है। देखो मेजर माइनर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करता, क्राइटेरिया है जिसकी बेसिस पे डायग्नोसिस होता है। जिस तरह जोन्स क्राइटेरिया था, हमने जोन्स के मेजर डिस्कस किए थे, माइनर हमने डिस्कस नहीं किए थे, लेकिन उसमें भी उसी तरह है। मेजर माइनर वो डिपेंड नहीं करता कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है, क्या करा रहा है, वो डायग्नोसिस के लिए क्राइटेरिया है जो आपने पूरा करना है। ठीक है, सही। ठीक है, तो हमारे पास माइनर में अभी तक फीवर और आईवी ड्रग अब्यूज़ है। कोई और माइनर या मेजर क्राइटेरिया आपको मिल रहा है? भाई मर्मर जो है वो माइनर में आता है या नहीं? मर्मर इज अ मेजर क्राइटेरिया।
न्यू ऑनसेट मर्मर, वेजिटेशन मर्मर खास तौर पे, दिस इज अ मेजर क्राइटेरिया। बाकी ब्लड कल्चर आएगा जब इसकी रिपोर्ट आ जाए। तो ब्लड कल्चर की रिपोर्ट आ जाएगी। टू, लेट्स से ब्लड कल्चर आपका इस वक्त नेगेटिव है, फिर भी 1 मेजर 1 माइनर पूरा हो रहा है ना? 1 मेजर एंड 1 माइनर क्राइटेरिया, ठीक है। तो 1 आपके पास अभी तक 1 मेजर क्राइटेरिया है और 1 माइनर क्राइटेरिया है। ड्यूक्स क्राइटेरिया आपके पास अगर बुक सामने है तो आप खोल के देख लें कि द प्रेजेंस ऑफ 1 मेजर क्राइटेरिया एंड 2 माइनर क्राइटेरिया, क्या हम डायग्नोज कर सकते हैं मॉडिफाइड ड्यूक क्राइटेरिया की बेसिस पे? भाई 3 माइनर होने चाहिए ना? 3 माइनर होने चाहिए। अब आप क्या करेंगे? आपने एक ब्लड कैंसर का सैंपल भेजा, वो नेगेटिव आ गया, अब आप क्या करेंगे? दोबारा ब्लड कैंसर करवाएंगे। ब्लड कल्चर रिपीट करेंगे, एक्सीलेंट। तो ब्लड कल्चर आप रिपीट करवा रहे हैं, बेहतरीन हो गया। एक मेजर और 2 माइनर क्राइटेरिया, 1 मेजर एंड 2 माइनर क्राइटेरिया, दे आर नॉट फुलफिलिंग द डेफिनेटिव रिक्वायरमेंट फॉर डायग्नोसिस, मतलब डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए करना है। हाउएवर 1 मेजर and 2 minor, they are fulfilling the criteria of possible endocarditis। तो आपके पास एक मेजर क्राइटेरिया है, 2 माइनर क्राइटेरिया हैं। ड्यूक्स मॉडिफाइड क्राइटेरिया कहता है कि दिस माइट बी और दिस इज पॉसिबल, इट्स नॉट डिफिनेटिव, इट इज़ पॉसिबल दैट दिस माइट बी endocarditis। हाउ विल यू प्रोसीड इन दिस पेशेंट? एंटीबायोटिक्स दे देंगे। एंटीबायोटिक्स दे देंगे, एक्सेलेंट। तो यू थिंक यू शुड स्टार्ट एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आईवी देंगे, ऑरल देंगे, कौन सी देंगे, कितने ऐसे के लिए देंगे? आईवी। ठीक है, आईवी। और क्या देंगे? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन, एक्सेलेंट। पेनिसिलिन एक तरफ से मुझे सुनाई दिया, एक तरफ से ब्रॉड स्पेक्ट्रम सुनाई दिया। और कुछ कंसिडरिंग? सेफलोस्पोरेंस, ठीक है, एक्सीलेंट। सेफलोस्पोरेंस, फ्लोरोक्विनोलोन। सेफलोस्पोरेंस, फ्लोरोक्विनोलोन्स, मैक्रोलाइड्स, मैं सारी ड्रग्स के नाम लिख लेता हूँ इस तरह। तो आपको क्या लग रहा है कि ऑर्गेनिज्म कौन सा जो इस पेशेंट ने करा रहा है? स्टेफाइलोकोकस। तो स्टेफाइलोकोकस या फिर बुटा मॉर्बिस। ठीक है, तो दैट्स स्टेफिलोकोकस आपको पता है कि कॉमनेस्ट है। क्या उसकी ट्रीटमेंट में आप देते हैं? वैंकोमाइसिन। वैंकोमाइसिन का मैं नाम सुनना चाह रहा था। अगर वैंकोमाइसिन तब देते हैं अगर रेजिस्टेंट हो, अगर रेजिस्टेंट ना हो, या सबसे पहले पेनिसिलिन, आपने बिल्कुल अच्छा नाम दिया। कौन सी पेनिसिलिन है? मेथिसिलिन, नेफिसिलिन। मेथिसिलिन, तो अगर आपको फार्मा में याद हो कि सिर्फ ऑगमेंटम अच्छी है, ऑगमेंटम अच्छी है। देखो फार्माकोलॉजी थोड़ी सी लगाओ ना। ऑगमेंटिन मैं कब कह रहा हूँ बुरी है, ये सबको पता है अच्छी है। द थिंग इज कि ऑर्गेनिज्म की बेस पे कौन सी पेनिसिलिन देते हैं। मेथिसिलिन जो है, इट इज़ ओनली यूज्ड फॉर सेंसिटिविटी चेकिंग। मेथिसिलिन आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है फार्मा में कि क्लिनिकली यूज़ नहीं होती। इट्स ओनली यूज्ड टू चेक द सेंसिटिविटी। एम्पेसिलिन भाई, एम्पेसिलिन, ठीक है। एंटी स्टेफिलोकोकल पेनिसिलिन आपको, अमोक्सिसिलिन। अमोक्सिसिलिन, फ्लॉक्सिसिन, फ्लूऑक्सिसिलिन, ये दो हैं जो एंटी स्टेफिलोकोकल पेनिसिलिन हैं। फ्लॉक्सिसिलिन, फ्लॉक्सिसिन और वैंकोमाइसिन। इनके साथ एक और ड्रग देते हैं, क्या देंगे? एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ग्राम नेगेटिव है जो साथ इस मोड ऑफ एक्शन इनका कॉम्प्लीमेंट कहती है, तो मैं नाम लिख लेता हूँ, आपने याद रखना है, ठीक है। कितने अर्से के लिए देंगे? जब तक कि कल्चर नेगेटिव ना आ जाए। कल्चर जब तक नेगेटिव ना आ जाए, ठीक है। वो तो सारी नेगेटिव है।
अभी हाँ चलो कल्चर तो पहले ही नेगेटिव है तो अच्छी बात होगी। कल्चर अभी अभी नेगेटिव है, आपको 2 दिन बाद पता लगेगा रिपीट में क्या होता है। तो इस लॉजिक के लिए कितने ऐसे तक देंगे ये बताएं। 1 महीना के लिए। 1 महीना, ठीक है, 1 मंथ, एक्सीलेंट। कल्चर रिपोर्ट सेकंड टाइम पे पॉजिटिव आती है फॉर स्टाफ ऑरियस। कल्चर इज पॉजिटिव for MRSA, methicillin resistant staphylococcus aureus। अब आपने अगर वैंकोमाइसिन दी थी तो आप कंटिन्यू रखेंगे, अगर फ्लॉक्सिसिन दी थी आप इनको हटा देंगे। 1 मिनट में कुछ और आप करना चाहेंगे? कल्चर के हवाले से अच्छा एक चीज, एक मिनट ओवरलैप हो गया, सॉरी मुझे सुनाई नहीं दिया। भाई वाल्वुलर रिपेयर करेंगे। वाल्वुलर रिपेयर करेंगे, अच्छा। तो इस पेशेंट में आप वाल्व रिपेयर की बात कर रही हैं, क्यों करेंगे आप वाल्व रिपेयर इस पेशेंट में? भाई वंस के इन्फेक्शन सारी खत्म हो जाती है, सबसाइड हो जाती है, उसके बाद रीगर्जिटेशन के लिए। रीगर्जिटेशन के लिए तो इन्फेक्शन के ख़त्म होने के बाद आप कर सकते हैं। क्या इन्फेक्शन अगर ख़त्म होगी हर पेशेंट में करेंगे या कोई ख़ास ग्रुप पे पेशेंट्स है जिसमें आप करना चाहेंगे? मतलब एक पेशेंट, साइंस आ रहे होंगे। देखो एक पेशेंट है, आप उसे ट्रीट कर रहे हो, क्या उस पेशेंट में आप बिना सोचे समझे कह रहे हो कि कोई हालत हो आप कि आपने बाद रिपेयर कराना ही कराना है, स्पेसिफिक कंडीशन होगी जिसमें रिपेयर करना है? जिसमें मर्मर्स नहीं होंगे, ठीक मर्मर ठीक नहीं होंगे, तो वाल्व रिपेयर कब करेंगे कि अगर वाल्वुलर डिसफंक्शन ठीक नहीं होता। ट्राइकस्पिड वाल्व डिसफंक्शन से क्या हो रहा है इस पेशेंट में? रिगर्जिटेशन। ठीक है, क्लिनिकली इस पेशेंट को क्या हार्ट फेलियर, राइट हार्ट फेलियर। बिल्कुल। तो वाल्व रिपेयर तब करेंगे जब रिफ्रैक्टरी हार्ट फेलियर हो। रिफ्रैक्टरी का मतलब है कि ठीक नहीं हो रहा, just by treating the endocarditis or by simple measures for heart failure, simple overload measures ठीक नहीं हो रहा, तो उस केस में आप कर देंगे वाल्व रिपेयर। सर्जरी मतलब कर देंगे, रिपेयर करेंगे आप, वो मुझे खुद भी इतना भूल गया, तो मतलब सर्जरी आप परफॉर्म करेंगे। ठीक है, एंटीबायोटिक्स आपने IV वाइंकोमाइसिन जेंटामाइसिन स्टार्ट कर दी 1 महीने के लिए, आपने कहा कि उसके बाद हम देखेंगे कि करेंगे, उससे उस दौरान कुछ करना चाहिए आपको। कैसे पता लगेगा कि ट्रीटमेंट इफेक्टिव है या नहीं? CBC और ESR को देखेंगे। ठीक है, तो आप कह रही हैं कि हम इस पेशेंट को मॉनिटर करेंगे, फीवर वगैरह को देखेंगे। ठीक है, मॉनिटर करेंगे फीवर से, मॉनिटर करेंगे CBC से, मॉनिटर करेंगे एको ESR से। आप अच्छा एको से मॉनिटर करेंगे, एक्सीलेंट। और किससे मॉनिटर कर सकते हैं? ब्लड कल्चर रिपीट करवाते रहेंगे। एक्सीलेंट। ब्लड कल्चर एवरी 24 to 48 आवर्स। ठीक है, आपने इस पेशेंट के ब्लड कल्चर रिपीट करवा लिए। इस पेशेंट का फीवर विद इन 5 days परसिस्ट कर रहा है, ख़त्म हो गया, और ब्लड कल्चर 3 दिन बाद नेगेटिव आ गया। उस वक्त जो रिगर्ज था वो भी बिल्कुल आपको नहीं सुनाई दे रहा, बहुत कम हो गया। जो लिवर इलाज था वो भी चले गई, JVP रेस था वापस चला गया। और क्या था साथ इस पेशेंट में, JVP रेस नॉर्मल हो गया, लिवर नॉट पैल्पेबल, मर्मर नॉट हर्ट, मर्मर ख़त्म हो गया, मर्मर नॉट हर्ट। पेशेंट इज़ टू बी डिस्चार्ज्ड। डिस्चार्ज के वक्त कुछ आप पेशेंट को एडवाइस करेंगे? IV ड्रग यानी कि छोड़ दे। रिहेबिलिटेशन। एक्सीलेंट। तो उसके बाद 2 चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट, मतलब डिस्चार्ज के वक्त 2 चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं।
आईवी ड्रग अब्यूज़ छोड़ दे, उसके लिए हम ड्रग रिहैब के पेशेंट कोशिश करेंगे कि पेशेंट ड्रग रिहैब हो जाए। बेहतरीन। और कुछ? और उससे कहेंगे कि जब भी फीवर हो तो एंटीबायोटिक्स ना ले लिया करें, क्योंकि उससे रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। कुछ पेशेंट की प्रैक्टिस होती है कि एक बार अगर वो ठीक हो जाए तो वो हमेशा वही लेना शुरू कर दें। ठीक है, तो आप पेशेंट से कहेंगे कि आपने अगर बुखार होता है, कुछ होता है, तो आपने अपने आप को चेक करवाना है, चेक करवाए बगैर कोई दवाइयाँ नहीं लेनी। ठीक है, जनरल और एडवाइस। भाई इसके कॉम्प्लिकेशंस के लिए मॉनिटर करेंगे, अगर कोई सेप्टिक एम्बोलाई भी तो बन सकता है ना उसके बाद। सेप्टिक एम्बुलेंस के बाद भी बन सकते हैं। ठीक है, आपने देखो तो उस एक हफ्ते के अंदर पेशेंट को मॉनिटर किया है, सेप्टिक एम्बुलाई नहीं बने। सेप्टिक एम्बुलाई नहीं बने, आपने पेशेंट को मॉनिटर किया, अब डिस्चार्ज होने लगे। वो इवेंट्स अगर होने होते तो वो पहले हो जाते। अब हमें क्या करना चाहिए? एक स्पेसिफिक एडवाइस हमें पेशेंट को लाजमी देनी है। इसकी रिकरेंस का चांस है दोबारा से? एक्सीलेंट, रिकरेंस का चांस है। एक बार ट्राइकस्पिड वॉल्व पे अटैक हो चुका है, इट इज़ नाउ डैमेज्ड। बेशक पेशेंट को रिगर्जिटेशन ख़त्म हो जाए, इट इज़ नाउ डैमेज्ड। तो क्या करना चाहिए फिर? अब टूथ इन्फेक्शंस वगैरह उसके ठीक है, करीब दोबारा करीब से जो सब एक्यूट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो क्या मतलब उनसे उनकी प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक कवर देना एक्सेलेंट, चाहिए। एक्सेलेंट। प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स, प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स पेशेंट को क्या एडवाइस हम देंगे और कौन सी देंगे? अमॉक्सिसिलिन देते हैं। एक्सेलेंट, ऑरल अमॉक्सिसिलिन ही दे सकते हैं, एम्पिसिलिन इज़ आईवी। अमॉक्सिसिलिन आपने पेशेंट को कह दी, क्या पेशेंट सारा वक्त अब सारी ज़िंदगी अमॉक्सिसिलिन खाता रहेगा या उसको सिर्फ चंद एक मौक़ों पर खाना? किससे गैस प्रोसीजर से पहले अच्छा, ओवरलैप हो गया था आवाज़ों में, तो रिपीट ये कर। किससे गैस प्रोफाइलैक्सिस है? प्रोफिलैक्सिस में क्यों देंगे? किसके अगेंस्ट, कौन से ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट? किसी किसके? स्टेफिलोकोकस के अगेंस्ट। एक्सीलेंट, ठीक है। तो अमॉक्सिसिलिन आपको पता है कि स्टाफ के अगेंस्ट भी काम करती है, एम्पिसिलिन स्ट्रेप के अगेंस्ट भी काम करती है, सबसे ज़्यादा कॉमनली इन दो के अगेंस्ट अच्छा काम कर लेती है, अनलेस रेजिस्टेंस ना हो। स्टाफ और स्ट्रेप दोनों के अगेंस्ट काम कर लेती है। स्टाफ के अगेंस्ट कम करती है, स्ट्रेप के अगेंस्ट ज़्यादा करती है, इसलिए निमोनिया के में भी अमॉक्सिसिलिन या ऑगमेंटिन देते हैं। तो इसलिए इन दो ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब मैं आपसे पूछूंगा कि इन दो ऑर्गेनिजम्स के लिए क्यों कहती है, तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि हम ये क्यों देते हैं। तो मेरा क्वेश्चन वही था कि पेशेंट को सारी ज़िंदगी आपने कहना है कि आप अमॉक्सिसिलिन खाते रहें, या कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड होगा, कुछ हो रहा होगा, कोई इवेंट्स होंगे, उस कोई भी टूथ सर्जरी हो या कोई टूथ एक्सट्रैक्शन हो उससे पहले। एक्सीलेंट। तो अमॉक्सिसिलिन बिफोर डेंटल प्रोसीजर्स, और इसके अलावा नेजल सर्जरीज, कैथेटराइजेशन, catheterization, before dental procedures and before respiratory procedures, क्योंकि ये दो सबसे ज़्यादा हैं जिनमें चांसेस होते हैं। अब रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और डेंटल इन्फेक्शंस कौन से ऑर्गेनिजम्स कराते हैं? डेंटल इन्फेक्शंस में कौन सा ऑर्गेनिज्म मशहूर है, ग्रुप मशहूर है? स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। विरिडेंस, एक्सीलेंट। तो अमॉक्सिसिलिन। और रेस्पिरेटरी में जो कॉमन इन्फेक्शंस जो कराते हैं, हेमोफिलस, एच इन्फ्लुएंजा, एच इन्फ्लुएंजा, हेमोफिलस, ठीक है। उसके लिए आप सब वैक्सीनेटेड हैं, हम सारे वैक्सीनेटेड हैं उसके अगेंस्ट। अगर आपको बचपन में वैक्सीनेशन आपकी हुई हुई है तो वह तो कॉमन होता था, अब नहीं है। बड़ों में क्या ऑर्गेनिज्म करा सकता है? ठीक है, एक तो स्ट्रेप विरिडेंस है, विरिडेंस, स्ट्रेप न्यूमोनिया, बाकी मतलब जितने भी स्ट्रेप्स हैं, जो मतलब
बात करने का मकसद है कि स्ट्रेप्टोकोकाई जो कराते हैं उसके लिए भी अमोक्सिसिलिन है. All in all, this was a patient who had acute bacterial endocarditis. Bacterial इसलिए क्योंकि कल्चर में स्टैफ ऑरियस मिला था, और क्लिनिकली जो फीचर्स है इस पेशेंट में, acute प्रेजेंटेशन का मतलब है कि within days. Subacute is prolonged. Subacute का मतलब है कि it takes weeks. कुछ डिजीज़ में ये काफ़ी क्लियर कट होती है डिफ्रेंशिएशन, कुछ में नहीं है. डेज के लिहाज से एंडोकार्डाइटिस में नहीं है. 5 days इज एक्यूट, वीक्स में है 3 weeks 4 weeks, इट्स सब एक्यूट, लेकिन स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं है. कुछ डिजीज़ में होती हैं स्पेसिफिक बाउंड्रीज, जिस तरह लिवर फेलियर में होती है एक्यूट सब एक्यूट, उनकी स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है. आपने 4th year में साइनसाइटिस पढ़ा था, आपको पता है एक्यूट साइनसाइटिस 4 weeks के अंदर होता है, और क्रोनिक जो है वो शायद 12 हफ्ते से ज़्यादा होता है इस तरह. तो कुछ डिजीज़ की होती हैं, कुछ की नहीं होती. अगेन पेशेंट विद इन डेज प्रेजेंट कर रहा है. इट इज़ विद हाई ग्रेड फीवर, इट इज़ एक्यूट एंड मोस्ट लाइकली बैक्टीरियल. अब इस पेशेंट को ज़रा हम दोबारा से एक बार गौर से देखते हैं, और वो हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशंस, ये 3 चीज़ें जो हमें डायग्नोसिस तक लेके जाती हैं. फिर हम जो गलती करते हैं या एक माइंडसेट जो बना होता है, मेरा भी है और मतलब बन जाता है, वो ये है कि हम जो चीज़ सबसे आसान है और मुफ्त फ्री है ना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, हम उस पर काफ़ी कम टाइम लगाते हैं, और जो सबसे एक्सपेंसिव है ना मोडालिटी, हम उस पर ज़्यादा अपना एनर्जीज फोकस करते हैं. अब आप सबको मैं एक बार ड्यूक्स क्राइटेरिया रिवाइज कराता हूँ, और फिर हम देखेंगे कि हमने थोड़ी सी गलतियाँ क्या की हैं. ड्यूक्स क्राइटेरिया के कुछ मेजर पार्ट्स हैं, कुछ माइनर पार्ट्स हैं. मेजर इंक्लूड पॉजिटिव ब्लड कल्चर एंड एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट. दिस एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ 2 things. नंबर 1, अगर आपको एक पेशेंट में नई रिगर्जिटेशन मर्मर मिले, रिगर्जिटेशन मर्मर, एओर्टिक रीगर्ज, माइट्रल रीगर्ज, ट्राइकस्पिड रीगर्ज, नया मर्मर जो पहले पेशेंट में नहीं था. दूसरा, एकोकार्डियोग्राफिक फाइंडिंग्स ऑफ वेजिटेशंस. इस बात पे गौर करना है, एकोकार्डियोग्राफिक फाइंडिंग्स ऑफ वेजिटेशंस. तो वेजिटेशंस मिले एको पे, और न्यू ऑनसेट मर्मर आपको सुनाई दे. 1 major criteria. The second is positive blood culture. Minor criteria, predisposing valvular और cardiac abnormality. थोड़ी सी ब्रॉड टर्म है. इसमें प्रीडिस्पोजिशन में हमारे केस में IV ड्रग अब्यूज था. इट कैन बी एन इंडवेलिंग कैथेटर, इट कैन बी प्योर डेंटेशन, इट कैन बी प्रीवियस हार्ट डिजीज़, प्रीवियस मर्मर, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, सारा कुछ. तो एक इन्हें लिखती. देन फीवर, एम्बॉलिक फिनोमिना इस पेशेंट में नहीं थे, वैस्कुलेटिक फिनोमिना इस पेशेंट में नहीं थे. ब्लड कल्चर सजेस्टिव, ये कुछ इसको आप छोड़ते हैं, ज़्यादा डिटेल लेकिन फिर हो जाए. सजेस्टिव एकोकार्डियोग्राफिक फाइंडिंग्स, और इस पे आप गौर करें. सजेस्टिव एकोकार्डियोग्राफिक फाइंडिंग्स इज माइनर क्राइटेरिया. पॉजिटिव एकोकार्डियोग्राफिक फाइंडिंग्स ऑफ वेजिटेशन इज मेजर क्राइटेरिया. दिस वॉज ड्यूक्स क्राइटेरिया. हिस्ट्री और एग्जामिनेशन पे और आप इतना पूछ नहीं सकते थे, क्योंकि काफ़ी वेग सी हिस्ट्री होती है. एक पेशेंट अगर फीवर में है, फीवर के साथ अगर आया है, यू आर नॉट एबल टू लोकलाइज द सोर्स ऑफ द फीवर. लोकलाइज से क्या मतलब था कि हमने इन्फ्लेमेशन, फीवर मीन्स इन्फ्लेमेशन. अगर सीवीएस की इन्फ्लेमेशन है तो आपको पेरिकार्डाइटिस के सिम्टम्स पता है. अगर न्यूमोनिया की है या लंग्स में लोकलाइज हो रहा है तो आपको न्यूमोनिया की हिस्ट्री पता है. अगर कहीं एब्सेस बना हुआ है तो जाहिर बात है फीवर इन्फ्लेमेशन के बाकी फीचर्स जो हैं, रूबर, कैलो, डॉलर, दे मस्ट बी प्रेजेंट. तो इफ़ यू आर नॉट एबल टू लोकलाइज द फीवर इन अ पेशेंट, इसका क्या मतलब है कि फीवर इज प्रेजेंट एवरीवेयर और द सोर्स इज एवरीवेयर. एंड इफ द सोर्स इज एवरीवेयर, व्हाट इज द सोर्स? एंटीजेनिमिया हो सकता है. एंटीजेनिमिया हो सकता है. ठीक है, थोड़ा सिंपल लेके चलते हैं. बॉडी के हर पार्ट में, एवरी पार्ट, बैक्टीरिया, ब्लड इन्वॉल्व है. ठीक है, तो रिमेंबर दैट ब्लड इज इन्वॉल्व. ठीक है, इफ इट इज नॉट लोकलाइज्ड, देयर इज फीवर,
इसका मतलब है कि इट हैज़ समथिंग टू डू विद द ब्लड। तो ब्लड है एंडोकार्डाइटिस में, इवन दो इट इज़ लोकलाइज्ड इन द एंडोकार्डियल वॉल्स, बट जो ब्लड है उसके अंदर सारा कुछ जो है वो सर्कुलेट होता रहता है। तो फीवर एंड स्पेशली रिगर्स और चिल्स, ये सवाल हम पूछते काफ़ी ज़्यादा हैं, इसका मतलब हमें नहीं पता होता क्या है। एक पेशेंट है उसको फीवर है, और एक पेशेंट है उसको फीवर्स के साथ राइगर्स एंड चिल्स हैं, इनका इसका क्या मतलब है? व्हाट डज दिस डिफरेंस इन हिस्ट्री सिग्निफाई? एक पेशेंट सादा बुखार है और एक पेशेंट है इसको बुखार के साथ कपकपाहट भी हो रही है, ठंड भी लग रही है, कपकपी भी है। मलेरिया इसका पैटर्न उतर रहा है, मतलब फीवर उतरता है तो फिर राइगर्स और चिल्स होती हैं। तो फीवर जब उतरता है तो आपको पसीना आता है और आपको वो होता है, पसीना आता है, पसीना छूटता है जब फीवर उतरता है, याद रखना ये बात। क्योंकि फीवर का मतलब है कि सेट पैटर्न बॉडी का थर्मोस्टेट वो इंक्रीज हो गया। एक सेकंड, मेरा माउस बंद हो गया, मैं इसको ऑन करूँ। एक सेकंड काइंडली देना, माय माउस सेल हैज डाइड, इसको चेंज करता हूँ। अच्छा, अच्छा मेरा माउस जो है वो अल्लाह के सुपुर्द हो गया इस वक्त, तो थोड़ा सा स्लो होगा। अच्छा देखो, थर्मोस्टेट होता है बॉडी का, इफ़ दैट थर्मोस्टेट इज़ रेज्ड, मतलब नॉर्मल अगर ये लेवल है एंड इट इज़ रेज्ड नाउ, तो तब फीवर होता है, बंदे को ठंड लगती है। लेकिन जब फीवर सबसाइड कर जाए, थर्मोस्टेट ऊपर से वापस नीचे आ जाए, तो इन सच ए केस द बॉडी विल रियलाइज दैट इट इज़ हॉट एंड स्वेटिंग विल स्टार्ट। तो व्हेनेवर अ पेशेंट इज स्वेटिंग, उसका ये मतलब है बुखार टूट रहा है। रिगर्स एंड चिल्स दे मीन समथिंग एल्स। अब आपने एक अच्छी बात बताई कि रिगर्स एंड चिल्स का मतलब होता है मलेरिया। मलेरिया में बिल्कुल रिगर्स भी होते हैं, चिल्स भी होते हैं, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस है एक चीज़ की। अब थोड़ी सी पैथोलॉजी इसमें रिव्यू कर लेते हैं। आपको पता है फीवर तब होता है जब इन्फ्लामेटरी रिएक्टेंट्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, स्पेसिफिकली इंटरल्यूकिन्स। 1 जो होता है वो फीवर कराता है, 5 और 6 जो है वो एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स जो है वो इंक्रीज़ कराते हैं। सॉरी, माउस अचानक चल पड़ा है और स्क्रीन थोड़ी सी ख़राब हो गई है। अब सर स्क्रीन शेयर हो रही है इस वक्त? जी भाई, क्या लिखा आ रहा है स्क्रीन पे? व्हाइट बोर्ड है। वाइट बोर्ड है, आई एम सॉरी, मुझे लगता है बंद हो गया मुझसे गलती से। हाँ, मैं दोबारा खोलता हूँ। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हाँ यस, मलेरिया में होता है, इंटरल्यूकिन्स हैं। 1 फीवर कराता है, 6 acute phase reactants कराते हैं। When a patient has a fever with rigors and chills, it signifies that the inflammatory products, they are being released directly into the blood. ठीक है, this is the significance of associated rigors and chills. For example, अगर एक सिंपल एब्सेस है, आपका गला ख़राब होता है, गला ख़राब में बुखार होता है, ठंड लगती है, लेकिन रिगर्स एंड चिल्स का मतलब कपकपी होना वो नहीं होती। Whenever the inflammatory products are being released directly into the blood, the patient will have rigors and chills. मलेरिया के अंदर जब सेल्स के अंदर पैरासाइट RBCs डेवलप करता है, वो पैरासाइट जब RBC को बर्स्ट करके बाहर निकलता है, उस वक्त फीवर भी होता है, एंड एज इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट्स उस वक्त दे आर बीइंग रिलीज डायरेक्टली इनसाइड द ब्लड स्ट्रीम, द पेशेंट हैज़ राइगर्स एंड चिल्स। इसके अलावा किसी कंडीशन होता है, किसी कॉमन कंडीशन में राइगर्स एंड चिल मलेरिया के अलावा? मलेरिया के अलावा एंडोकार्डाइटिस में हो रहा है। देखो, किसी भी कंडीशन में जब प्रोडक्ट्स डायरेक्टली रिलीज हों, इसका ये मतलब है कि नॉर्मल इन्फेक्शन जो है, अगर सादी इन्फेक्शन कोई है, मतलब कहीं भी एब्सेस बनी हुई है, उसमें स्टार्ट में नहीं होगा, स्टार्ट में सिर्फ फीवर होगा, बट अगर उस पेशेंट में राइगर्स और चिल्स डेवलप हो जाए, उसका मतलब है कि नाउ द इन्फेक्शन हैज स्प्रेड सो मच दैट the products are being directly released into the bloodstream, the inflammatory products जो interleukins हैं और वो सारा कुछ। इस स्टेज पे अगर आप नहीं रोकेंगे
इन्फेक्शन को या आप मेजर्स नहीं लेते तो फिर पेशेंट को क्या होगा? एक कंडीशन होती है काफ़ी मशहूर, सेप्सिस हो सकता है। एक्सीलेंट, सेप्सिस हो सकता है। तो ये रिगर्स एंड चिल्स हिस्ट्री में ये चीज़ें अप्लाई करती है। ठीक है, आपने अच्छा किया, आपने प्रीवियस रिस्क फैक्टर्स के बारे में पूछा। इन आवर केस द पेशेंट हैड आईवी ड्रग यूज। इस पेशेंट में कोई वैस्कुलर या दूसरे फिनोमिना नहीं है। द जेवीपी इन दिस पेशेंट इज रेज्ड। जेवीपी में स्पेसिफिकली जो उस पर कितने बात थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता अभी भी। ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन जब होगी तो जेवी की आपको पता है कि वेव्स होती हैं, ए सी वी और एक्स और वाई डिसेंट। ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन में वी वेव मिलती है। ये एक पॉइंट है जो मैं सुकत कह रहा था ऐड कर दूँ। When we're heard in fourth intercostal space left systolic loudness increases on inspiration. We thought this was tricuspid regurgitation. ड्यूक्स के लिहाज से ये मेजर क्राइटेरिया है या माइनर क्राइटेरिया है? Major criteria. हाँ, दिस इज अ मेजर क्राइटेरिया। दिस इज आवर फर्स्ट मेजर क्राइटेरिया विच वी हैव फाउंड। ठीक है, कैपिटल एम, मेजर क्राइटेरिया। अच्छा, एब्डोमिनल स्प्लीनोमेगली, एसाइटीज नॉट प्रेजेंट, शिफ्टिंग टिलनेस एब्सेंट, लिवर। सो देयर आर सम फीचर्स ऑफ राइट हार्ट फेलियर। अब इस पेशेंट में ऑप्थेल्मोस्कोपी कराने का कोई स्पेसिफिक हमें फ़ायदा है या नहीं? नो। Rod spots. एक्सीलेंट, रॉथ स्पॉट्स देखने के लिए। तो रॉथ स्पॉट्स आर व्हाट? मेजर है माइनर है? माइनर। Minor. माइनर क्राइटेरिया। ठीक है, रॉथ स्पॉट्स आर माइनर क्राइटेरिया। रॉथ स्पॉट्स जो है ना वो एक ग्रुप में आता है जिनको हम कहते हैं इम्यून फिनोमिना। और कोई इम्यून फिनोमिना रॉथ स्पॉट्स के अलावा नज़र आ रहा है, हमें मिल रहा है इस पेशेंट में? No. नहीं मिल रहा। ठीक है, नहीं तो मिल। इस पेशेंट में ये जस्टिफिकेशन हो सकती है ऑफ डूइंग ऑप्थेल्मोस्कोपी। लेकिन ठीक है, इट्स रिसोर्सेज लग रही हैं, आ रहा है, अगर हो सकती है वेल एंड गुड। भाई वैसे भी जो ये जो होते हैं एंटीजन रिलीज फिनोमिना जैसे रॉड स्पॉट्स वगैरह हो गया, तो ये वैसे भी तो सब एक्यूट में होते हैं ना, वैसे भी एक्यूट सभी में तो नहीं होते हैं। बिल्कुल, दे टेक टाइम टू डेवलप। तो इस पेशेंट की कंसिडरिंग द हिस्ट्री, आपने एक एग्जामिनेशन तो करवा ली है लेकिन ये एक्यूट में नहीं होता है। तो इनको बताने का ये मकसद था कि ऑप्थेल्मोस्कोपी माइट नॉट बी नीडेड इन दिस केस, बट देयर इज़ अ जस्टिफिकेशन दैट यू आर लुकिंग फॉर रॉड स्पॉट्स। लेकिन देन अगेन वो एक्यूट नहीं होते। तो इसको चलो हम देख लेते हैं, कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज अ जस्टिफिकेशन ऑल्दो नॉट कॉन्क्रीट बट देयर इज स्टिल। Investigations. Why are we ordering a CBC in this patient? इन्फेक्शन है तो ल्यूकोसाइटोसिस देखने के लिए। ल्यूकोसाइटोसिस देख लेंगे जो हमें, ठीक है, बैक्टीरिया को सपोर्ट करेगा। ESR एक्यूट प्रोडक्ट है, इट विल टेल अस ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन। ब्लड कल्चर, ब्लड कल्चर इज द सेकंड मेजर क्राइटेरिया। ठीक है, ब्लड कल्चर जो है इज द सेकंड मेजर क्राइटेरिया विच वी लुकिंग फॉर, जिसका हमें पता था। ECG. Why are we ordering an ECG in this patient? मेजर क्राइटेरिया। ECG, not echo. ECG, electrocardiography. No use. It's of no use. It's of no use. इसकी एक जस्टिफिकेशन ये है कि एबनॉर्मेलिटीज़ अगर कंडक्शन में हो तो दैट कैन कॉन्स्टिट्यूट ए माइनर क्राइटेरिया, यहाँ हमें पता लग सकता है। बट स्पेसिफिकली फॉर ड्यूक्स क्राइटेरिया उसमें ECG का मेंशन नहीं है। तो टेक्निकली इफ़ वी वांट के डायग्नोसिस बने, एन ECG डज नॉट हैव अ यूज अनलेस वी आर लुकिंग फॉर कंडक्शन एबनॉर्मेलिटीज़, बंडल ब्रांच ब्लॉक्स या वो लिहाज से। तो इसको माइनर में, लेकिन माइनर में भी वो नहीं आता। तो ECG डज नॉट हैव अ यूज इन आवर केस अनलेस देर आर अदर यूजेस फॉर दिस। इसलिए इसको यहाँ से उठा के मैं नीचे रख रहा हूँ। चेस्ट एक्सरे. Why are we performing a chest X-ray in this patient? Why are we performing a chest X-ray in this patient? Just finding healing ना heart involvement वगैरह की। अच्छा, दो आवाज़ें, definitely अच्छा आवाज़ सॉरी ओवरलैप हो गई थी, आप रिपीट कर दें क्या कह रही हैं? आपकी बात बहुत मफल आ रही है मुझे। मैंने suggested finding healing ना heart involvement की एक test की। हार्ट फेलियर की सजेस्टिव फाइंडिंग्स
जी भाई, लेकिन डेफिनेटिव क्राइटेरिया नहीं तो पूरा होगा। हाँ, डेफिनेटिव क्राइटेरिया नहीं पूरा होगा। और देखो हार्ट फेलियर की डेफिनेटिव फाइंडिंग्स आपको मिल सकती हैं, बट अगेन रेस्पिरेटरी ऑस्कल्टेशन वाज अनरिमार्केबल इन दिस पेशेंट। आपको प्लैकल्स नहीं मिले, आपको कुछ सुनाई नहीं दिया, पेशेंट की हिस्ट्री में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आपको पूछना चाहिए था, जो हमने नहीं पूछा, लेकिन चलो कोई नहीं। और फाइनली ड्यूक्स क्राइटेरिया में इसकी सिग्निफिकेंस नहीं है, तो दिस इज़ एन इन्वेस्टिगेशन विच शुड बी डन फॉर अदर रीजंस, नॉट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एंडोकार्डाइटिस। एकोकार्डियोग्राफी पे हमने मिली ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। एकोकार्डियोग्राफी पे ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन मिलना मेजर क्राइटेरिया है, माइनर क्राइटेरिया है? मेजर। मेजर क्राइटेरिया है, ठीक है। दोबारा से एक बार मेजर क्राइटेरिया को विजिट करते हैं। नहीं, वो वेजिटेशंस होनी चाहिए। Excellent. Positive echocardiographic findings of vegetations. New valvular regurgitation. Echocardiographic findings of vegetation. This is a minor criteria in this case. Okay, and the finding is suggestive, but it is not definitive. Okay, this is a minor criteria. This finding is suggestive of. ये वो वाली finding नहीं है. तो this is also another minor criteria. तो आप देखें कि इस एक्सरसाइज का मकसद ये था कि examinations should be based on history and physical investigations should be based on physical history and examination, उन दो पे। और कुछ investigations कागज़ पढ़ने के लिए काफ़ी अच्छी लगती हैं, and yes they might have a use, you may able to be justify them, you may be able to justify them. However, when strictly speaking about the diagnosis, उस वक्त आप देख रहे हैं कि ECG और chest X-ray का फ़ायदा नहीं है। तो whenever you order an investigation, always think those three things which we discussed at the start. Okay, it should help with the diagnosis, it should help with the grading of disease, and it should help with the treatment. If it does not fall within these three categories, that investigation is not required. Okay? तो investigations इसमें जितना ज़्यादा हम जोर लगाएं उतनी ज़्यादा हम करा सकते हैं, but they take time, they take money. Always order those investigations which you are able to justify based on these three categories. तो इस पेशेंट में हमारे पास एक न्यू ऑनसेट मर्मर था। माइनर क्राइटेरिया में फीवर, IV ड्रग यूज, और नंबर 3 echo findings थी of echo regurgitation. We had a clinical diagnosis of definitive endocarditis. बेशक आपके पास ब्लड कल्चर के बगैर डायग्नोसिस हो, ब्लड कल्चर इज़ रिक्वायर्ड। First you start with empiric therapy, depending upon which organism you suspect. Vancomycin or gentamicin is good empiric therapy. Then you change the therapy according to the blood culture. In cases of native valve endocarditis, treatment should be for 1 month. In cases of prosthetic valve endocarditis, it should be for 6 weeks. हमारा जो पेशेंट है इसमें फिर 4 वीक्स की होनी चाहिए या 6 वीक्स की ट्रीटमेंट होनी चाहिए? 4 weeks की। Excellent, because this patient has native valve endocarditis. Monitoring again good. Fever, CBC, ESR, easy monitoring. But specifically monitoring जब हम करते हैं ना बात, हम monitoring से ऐसी investigation की बात करते हैं जो disease course को change कर सके। Fever, CBC, ESR थोड़े से नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, टाइम लैग होता है। हमारे केस में ब्लड कल्चर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉनिटरिंग। एको में भी चेंजेस बाद में रह सकती हैं। ब्लड कल्चर से हम मॉनिटर इसलिए करते हैं कि ब्लड कल्चर शुड बिकम पॉजिटिव नेगेटिव बाय 3rd और 4th डे। अगर नहीं होता तो उसका ये मतलब है कि आइदर आवर ब्लड कल्चर रिपोर्ट वॉज नेगेटिव इनिशियल और देयर इज़ एडिशनल रेजिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म. We have to change our antibiotics accordingly. That is why it is important that we monitor the patient with 24 to 48 hour blood culture. Valve repair, refractory heart failure, ठीक है, surgery is then done. Discharge, drug rehab, prophylactic antibiotics are necessary. Always remember, if a patient has a predisposing condition for endocarditis, you will give antibiotic prophylaxis. और डेंटल प्रोसीजर्स और रेस्पिरेटरी प्रोसीजर्स में देते हैं। इन्फेक्शन के लिए ज़रूरी है 2 चीज़ें,
Number one, that there must be an organism to cause the infection. Number two, there must be the area, और जहाँ पे locality है जहाँ पे infection होनी है, that must be compromised. इस पेशेंट में प्रोफिलैक्सिस देने का मकसद ये है कि द एरिया इज़ कॉम्प्रोमाइज जहाँ पे इन्फेक्शन हो सकती है. अब ऑर्गेनिज्म कैसे इंट्रोड्यूस होगा? एनी इन्वेसिव प्रोसीजर सच एज डेंटल एक्सट्रैक्शन, a respiratory biopsy, respiratory procedure, biopsy, indwelling catheters, that they can introduce organisms. So these two conditions will be fulfilled, and that is why we give prophylactic antibiotics. This was a case of typical acute bacterial endocarditis. इसका इस डिटेल से इतना करने का मकसद ये था कि कुछ चीज़ें क्लिनिकली आपको पता लगें. एक दो पॉइंट्स. फाइनली इन्वेस्टिगेशंस. ऑलवेज थिंक दिस अबाउट इन्वेस्टिगेशंस. प्रॉफ में रिटन एग्जामिनेशंस में चल जाता है ECG एक्कोस जितनी जेन में आएंगे लिख लोगे, इट विल नॉट हर्ट यू वन बिट. इन रियलिटी, इन वाइवास, व्हेन प्रेजेंटिंग अ केस, व्हेन डीलिंग विद द पेशेंट, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट में सिर्फ उसी तरह के पेशेंट्स आते हैं हु कैन नॉट अफोर्ड अ बेटर हेल्थ केयर सिस्टम फॉर देमसेल्व्स. तो उन पे बोझ नहीं डालना चाहिए. ऑलवेज बी एबल टू जस्टिफाई योर इन्वेस्टिगेशंस. ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स आर इम्पॉर्टेंट. फाइनली डिस्चार्ज एंड रिहैब. भाई क्वेश्चन है, जी पूछे. ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है इसके अंदर मैकेनिकल प्रॉब्लम आई थी, लेकिन ये जब ऑर्गेनिज्म नेगेटिव हो गया तो वो ठीक कैसे हो गया? ठीक कैसे हो गया? क्योंकि एंडोकार्डियम है, लिविंग टिश्यू है. लिविंग टिश्यू हैज़ द एबिलिटी टू रिपेयर इटसेल्फ. मैकेनिकल प्रॉब्लम का मतलब ये है कि मूविंग पार्ट है ना वॉल्व, तो इट विल टेक टाइम टू हील, लेकिन हील कर जाती है. अगर इंसल्ट ज़्यादा हो, डैमेज ज़्यादा हो, तो फिर जाहिर बात है तब हील नहीं करेगी. तब यह है कि मरमर भी रहेगा, जो राइट हार्ट फेलियर के थोड़े सिम्टम्स हैं वो भी रहेंगे, और पेशेंट पे ज़्यादा प्रोन होगा टू फ्यूचर एपिसोड्स ऑफ एंडोकार्डाइटिस, और इसीलिए ज़्यादा फिर हमें फोकस ज़्यादा काउंसलिंग पे फोकस करना पड़ेगा. ठीक है. ठीक है, तो अच्छी खासी. भाई वैसे जी पूछे. अब जो इसके बंदे के बाल से ऑलरेडी डैमेज्ड है ना, तो इसमें अब सब एक्यूट ऑर्गेनिजम्स भी इस बंदे को इन्फेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग कोई प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक नहीं देंगे अलग से? तो देखो, वॉल्व डैमेज है. अगेन दीज टू कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड. वॉल्व इज डैमेज्ड, ये फुलफिल हो रही है. एंट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की एंट्री जो है उसको हमें एक तो रोकना होगा, या उस वक्त हमें प्रोफिलैक्सिस देनी है फिर इस कंडीशन में. तो उसके लिए भी ये है कि कॉमन प्रोसीजर्स क्या है, अभी हमने डिस्कस किए. डेंटल एक्सट्रैक्शंस, इंटरवेलिंग कैथेटर्स फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम, बायोप्सीज जिसमें नीडल्स आप बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, स्पेशली इन द लंग, क्योंकि लंग के अंदर नॉर्मल फ्लोरा भी होता है. एनीथिंग दैट माइट इंट्रोड्यूस एन इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म, prophylaxis is necessary at that time, specifically an hour or two before the procedure. तो सच ए पेशेंट देखो भी इसकी डैमेज हो गई, इसलिए हमने इनको एमॉक्सिसिलिन का कहा था कि यू मस्ट टेक एमॉक्सिसिलिन 30 to 60 minutes before dental or respiratory procedures. ठीक हो गया? जी भाई. तो इस कंडीशन में ये था. काफ़ी लंबी हमने एक्सरसाइज की है इस केस में. अगले में हम थोड़ा सा तेज़ चलेंगे और जल्दी से चलते हैं. हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशंस पे फिर हम आ जाएंगे. नेक्स्ट केस है, वी हैव अ 15-year-old गर्ल हु प्रेजेंट्स विद malaise एंड फीवर फॉर द लास्ट 20 days. फीवर, malaise, लास्ट 20 days. क्या पूछना चाहेंगे हिस्ट्री में आप इस पेशेंट से? फीवर की हिस्ट्री लेंगे, प्री मॉर्बिड्स पूछेंगे. फीवर की हिस्ट्री लेंगे, प्री मॉर्बिड्स की हिस्ट्री पूछेंगे. प्री मॉर्बिड, दिस पेशेंट हैज़ ए known congenital heart disease, but the patient does not know which congenital heart disease they have. तो इनको congenital heart disease है. फीवर, फीवर इज़ लो ग्रेड. थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि कितना नज़र आ जाए. लो ग्रेड, unrecorded, there are no associated rigors and chills. Associated, no sore throat, no cough. System analysis.
सिस्टम रिव्यू में आप कोई और क्वेश्चन पूछना चाहें, आपके पास वो सारे बाकी क्वेश्चन पड़े हुए हैं। चलो मैं एक बात लिख लेता हूँ, पेशेंट रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, डिस्निया। तो थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। सिस्टम रिव्यू, द रेस्ट ऑफ द सिस्टम रिव्यू इज इन दिस पेशेंट अनरिमार्केबल। ठीक है, द रेस्ट ऑफ द सिस्टम रिव्यू इन दिस पेशेंट इज अनरिमार्केबल। चलो अब हम इस पेशेंट की एग्जामिनेशन जल्दी से देख लेते हैं और थोड़े से क्लिनिकल डायलेमास के साथ आपको प्रेजेंट करते हैं। So moving on to the vitals of this patient, fever is at the present 100, heart rate is 100, blood pressure is the same, respiratory rate is the same. GPE की फाइंडिंग मैं आपको अभी दिखाता हूँ हैंड्स पे क्या मिला है हमें। ठीक है, माउथ जॉन्डिस, पैलर, नेक नोट्स नहीं है, पीडल एडिमा, नो पीडल एडिमा। CVS, JVP is unremarkable, abdominal jugular reflex is normal, palpation normal, auscultation की finding अभी हम सुन लेते हैं। Respiratory examination, auscultation is normal. Abdominal examination, splenomegaly is present. There are no ascites, liver is unremarkable. अब हम दो फाइंडिंग्स इस पेशेंट में जल्दी से देख लेते हैं। नंबर 1, हैंड एग्जामिनेशन। कहाँ गए हैंड्स? सो व्हाइल एग्जामिनिंग द हैंड्स ऑफ दिस पेशेंट, दिस इज व्हाट वी सी। What is this finding? काइलोनाइकिया। क्लबिंग हुई है। ठीक है, काइलोनाइकिया इज स्पून शेप नेल्स। उसका ये मतलब है कि नॉर्मल कर्वेचर जो नेल्स का होता है वो कनकेव होता है इस तरह और नीचे फिंगर होती है। काइलोनाइकिया मीन दैट दे बिकम फ्लैट और द अदर वे। अगर ये कर्व एग्जैजरेटेड हो जाए, इफ इट बिकम्स लार्ज, देन इट्स कॉल्ड क्लबिंग एंड दिस पेशेंट हैज़ क्लबिंग। तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस पेशेंट हैज़ क्लबिंग। अब जो सेकंड हमने फाइंडिंग इसमें डिस्कस की थी वो थी क्या है, ऑस्कल्टेशन पे एक फाइंडिंग मिल रही है। व्हेन ऑस्कल्टेटिंग द फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट पेरिस्टल बॉर्डर, दिस इज व्हाट वी हियर। ये पेशेंट जिसको एक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है, उनकी हम फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस लेफ्ट साइड पे पेरिस्टल बॉर्डर ऑस्कल्टेट कर रहे हैं और हमें ये सुनाई दे रहा है। S1 था, S2 था, उनके अलावा कुछ और था? मरमर था। ठीक है, मरमर था। तो इस मरमर को ज़रा टाइम करने की कोशिश करते हैं। क्या ये सिस्टोलिक है, डायस्टोलिक है? इसमें मैं आपको एक थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। जो एक लाउड साउंड सुनाई दे रही है, लाउड साउंड, वो S2 है। उस लाउड साउंड से पहले में सुनाई दे रहा है हमें या बाद में सुनाई दे रहा है? पहले सुनाई दे रहा है। तो वी आर हियरिंग ए पैनसिस्टोलिक मर्मर। किधर गई ऑस्कल्टेशन? यस, यहाँ पे। तो वी आर हियरिंग ए पैनसिस्टोलिक और अ होलोसिस्टोलिक मर्मर। दोनों टर्मिनोलॉजीज एक ही मतलब है। फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, लेफ्ट पेरिस्टल। ब्लोइंग कैरेक्टर का है। एक्सीलेंट, ब्लोइंग कैरेक्टर। आपको ऐसे लग रहा है जैसे आप किसी की ब्रेथ साउंड सुन रहे हैं या कोई फूंक मार रहा था। इट वॉज ब्लोइंग इन कैरेक्टर, बिल्कुल ऐसे ही है। तो यू हैव ए 15-year-old girl who presents with malaise and fever for the last 20 days. Fever is low grade, it's unrecorded.
There is no associated sore throat, no cough. System analysis is unremarkable. The patient also complains of abdominal discomfort, slight abdominal discomfort. On examination, the patient is well oriented in time, place, and person. The vitals are as follows: 100 degree Fahrenheit is the temperature, heart rate 100, BP 120, respiratory rate 18. General physical examination is unremarkable except for clubbing. The cardiovascular system examination is remarkable for a pansystolic murmur in the fourth intercostal space, left parasternal border. The respiratory examination is unremarkable. Abdominal examination has revealed splenomegaly. क्या प्रोसीड करेंगे इस पेशेंट के साथ? अभी तक हमें क्या क्राइटेरिया मिल चुके हैं अकॉर्डिंग टू ड्यूक्स क्राइटेरिया, इफ यू थिंक, क्योंकि आपको पता है कि इस चीज़ का सस्पेंस रखने की जरूरत नहीं है. मेजर क्राइटेरिया, माइनर क्राइटेरिया, फीवर का माइनर क्राइटेरिया मिला. क्या माइनर क्राइटेरिया मिले अभी तक हमें? क्लबिंग मिली है. सो फीवर माइनर क्राइटेरिया. और मर्मर, फ्री डिस्पोजिंग हार्ट का प्रॉब्लम. एक्सेलेंट, फ्री डिस्पोजिंग हार्ट का प्रॉब्लम नंबर 2. ये जो मर्मर हमें मिला है, ये किस चीज़ का मर्मर है आपके हिसाब से? ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन. एक्सेलेंट, बीएसटी का भी. excellent. So it can be either a murmur of tricuspid regurgitation or it can be a murmur of VSD. बिल्कुल ठीक है. Let's say कि हमें दोनों के मर्मर एक ही तरह के होते हैं, एक ही जगह पे मैक्सिमम इंटेंसिटी इसकी होती है. Is this a new onset regurgitation murmur? ये कैसे पता चलेगा? ये नहीं पता लग सकता ना हमें कि न्यू ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन का मर्मर है कि नहीं. हमें तो अभी तक यही कन्फ्यूजन है कि ट्राइकस्पिड है या VSD का मर्मर है इस पेशेंट में. ऐसे ही है ना? Yes. तो इस कैन वी क्लासिफाई आवर एग्जामिनेशन फाइंडिंग एज अ मेजर क्राइटेरिया? नो, दिस इज नॉट अ मेजर क्राइटेरिया. ठीक है, ये मेजर क्राइटेरिया नहीं है. इस पेशेंट में हमें अभी तक 2 माइनर क्राइटेरिया मिले हैं. और नहीं, क्लबिंग तो नहीं है ना कोई भी. हाँ नहीं, क्लबिंग नहीं है, क्लबिंग नहीं है. प्रीडिस्पोजिंग कंडीशन है और वो है स्प्लीनोमेगली नहीं है. स्प्लीनोमेगली नहीं है. ठीक है, स्प्लीनोमेगली भी नहीं है. इस पेशेंट में भाई हमें क्या करना चाहिए फिर? अब ब्लड कल्चर कराना चाहिए. एक्सेलेंट. इस केसेस में फिर हमें ब्लड कल्चर कराना चाहिए. जब आप इस केस में ब्लड कल्चर करवाएंगे तो अभी आप देखें, आप खुद सीधी तरह इस पहली एक्सरसाइज में सारी इन्वेस्टिगेशन थी. ठीक है, कुछ जस्टिफाइड है, कुछ जस्टिफाइड नहीं है. बट द नेक्स्ट टाइम यू रिपीटिंग अ केस, यू नो फॉर श्योर कि हमें एक ब्लड कल्चर करवाना चाहिए. तो ब्लड कल्चर इज़ पॉजिटिव. क्या ऑर्गेनिज्म है आपके हिसाब से जो इस पेशेंट में कॉज कर सकता है? थिंक अबाउट हेमोफिलिस. ठीक है, तो हेमोफिलिस यूजुअली होता है नेटिव. इस पेशेंट की बताओ, जो अगर एंडोकार्डाइटिस हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, नेटिव वॉल्व है या प्रोस्थेटिक वॉल्व है? नेटिव. नेटिव वॉल्व है. क्या ये पेशेंट आईवी ड्रग अब्यूजर है? नो. नो. तो द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इन दिस ग्रुप इज स्ट्रेप विरिडेंस. वी सस्पेक्टिंग स्ट्रेप विरिडेंस और वही पॉजिटिव आया है. एकोकार्डियोग्राफी पे हमें एब्सिस मिल रही है, लेट्स से माइट्रल वॉल्व पे, लेकिन हमें मर्मर नहीं मिला. अब ये दो चीज़ें हैं, ये दोनों मेजर क्राइटेरिया हैं या माइनर क्राइटेरिया हैं? मेजर. These both are major criteria. So now for sure you know that this patient has endocarditis. Acute endocarditis है इस patient में, subacute endocarditis है इस पेशेंट में, सबएक्यूट एंडोकार्डाइटिस है. ठीक है, तो अभी आप इस क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पे आपने वापस आके देखना है कि फाइंडिंग्स कैसे इन दो में डिफरेंट हैं. हाउ द फाइंडिंग्स आर डिफरेंट इन दीज 2 पेशेंट्स, वन हु हैज़ acute endocarditis and the other who has subacute endocarditis.
Clubbing and splenomegaly are features of subacute endocarditis. ठीक है, इसमें इस सिनेरियो में इन दो चीज़ों पे फोकस करना था. एंड यू कैन सी हाउ द हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन आर समवट डिफरेंट एंड बेस्ड ऑन द प्रीडिस्पोजिंग कंडीशंस द ऑर्गेनिज्म विल आल्सो बी डिफरेंट. तो ये हो गया. लास्ट केस हम जल्दी से पेशेंट का देख लेते हैं. दिस पेशेंट इज समवट डिफरेंट. This is a 30-year-old man with a fever for the last 3 weeks who presents with emergency department with drowsiness. How will you proceed in this patient? जल्दी से बताना है, टाइम कम है, मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले गया हूँ आज. फिर इसका पहले GCS स्केल कर लेंगे पेशेंट का. GCS स्केल बिल्कुल करेंगे. तो आपको पता है कि व्हेन वी आर एग्जामिनिंग सच अ पेशेंट हमारी प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं इन ऑर्डर. फर्स्ट प्रायोरिटी इज एयरवे. एयरवे, एक्सीलेंट. नंबर 2 क्या होती है? ब्रीदिंग. नंबर 3 होती है सर्कुलेशन. इन पे हम इंडिविजुअली किसी और वक्त गौर करेंगे. एयरवे इस पेशेंट के GCS इज 10/12. ब्रीदिंग इज, रेस्पिरेटरी रेट इस पेशेंट का है चलो इस पेशेंट का है 20. सर्कुलेशन में आपने IV लाइंस मेंटेन कर ली हैं. अच्छा, इस पेशेंट की हिस्ट्री मैं आपको बता देता हूँ ब्रीफ सी, और फिर आपने मुझे बताना है कि इस पेशेंट में कौन सी इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए. आपने इन्वेस्टिगेशन पे फोकस करना है, मैं आपको हिस्ट्री और एग्जामिनेशन खुद बताऊँगा. तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ दिस पेशेंट. दिस पेशेंट had a fever and for the last 3 weeks घर वालों जो साथ अटेंडेंट आया उसने आपको यही बताया है. This morning when he woke up he had a sudden fall. This patient had a sudden fall and since then he has not been able to get up. Sudden fall followed by weakness. When you are examining this patient, आपने एक ब्रीफ जल्दी से एग्जामिनेशन परफॉर्म किया बिकॉज यू सस्पेक्टिंग समथिंग. आपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एग्जामिनेशन किया S1 प्लस S2. आपको कुछ नहीं सुनाई दिया. इट वॉज अनरिमार्केबल. आपने मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन परफॉर्म किया लिम्ब लोअर लिम्ब एग्जामिनेशन एक कंप्लीट परफॉर्म किया. पावर वॉज 3/5 ऑन लेफ्ट साइड and Babinski's was positive. ठीक है, जल्दी से फिर आपने नोटिस की कुछ और चीज़ें. आपने इस पेशेंट के हैंड्स को एग्जामिन किया. आपने इस पेशेंट के फीट को गौर से एग्जामिन किया. अब मैं इस पेशेंट की एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स आपको दो दिखाता हूँ. व्हेन यू एग्जामिन द हैंड्स ऑफ दिस पेशेंट, दिस इज व्हाट यू सॉ. Splinter hemorrhages. Splinter hemorrhages. Excellent. This was a splinter hemorrhage. When you were examining the right foot of the patient, आपने पेशेंट की लेफ्ट साइड पे पावर कम है. राइट फुट ऑफ द पेशेंट, दिस इज व्हाट यू सॉ. Janeway lesions. Chainway lesions. Excellent. When you examined the right hand of the patient, this is what you saw. जब आप इसका हाथ लगाए थे तो पेशेंट जो है आपका हाथ पीछे विड्रॉ कर रहा था. टेंडर नोड्यूल और नोड ऑन द फिंगर पैड. Osler nodes. Osler nodes. Excellent. ठीक है, तो these were the 3 findings which were present in this patient. This patient had splinter hemorrhages, Janeway lesions and Osler nodes. A history of sudden fall and weakness on examination. हार्ट साउंड्स वाज नॉर्मल. पावर लेफ्ट साइड पे 3/5 थी पूरी. लोअर नहीं, अपर एंड लोअर दोनों चलो कह लेते हैं. यानी कि देयर इज लेफ्ट साइडेड वीकनेस. बेबिंस्की साइन इज आल्सो पॉजिटिव ऑन द लेफ्ट साइड. हैंड एंड फीट एग्जामिनेशन आपने देख ली है इस पेशेंट में. सर्कुलेशन में एक और चीज़ मैं ऐड करना भूल गया. BP ऑफ दिस पेशेंट इज 100. सॉरी, BP ऑफ दिस पेशेंट इज 100 नहीं 100 नहीं रहता, 95/65. Extremities are warm.
भाई इसमें ESR करवाएं। ESR करवाएंगे। अच्छा, अभी तक आपको क्या लग रहा है इस पेशेंट में क्या मसला है? ESR बिल्कुल करवाएंगे, कोई अर्जेंसी से कुछ और करना चाहिए? एम्बोलिक स्ट्रोक लग रहा है। एम्बोलिक स्ट्रोक, सेप्सिस हो गया। सेप्सिस भी हो गया, एक्सीलेंट। तो आपको दो चीज़ें लग रही हैं, एक तो आपको लग रहा है कि पेशेंट इज़ इन्फेक्शियस क्योंकि सेप्सिस हुआ हुआ है, और एक तरफ आपको लग रहा है कि इसमें वीकनेस है तो इसको स्ट्रोक हुआ हुआ है। तो फीवर की मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। एग्जामिनेशन जब हमने इस पेशेंट का किया, ओहो माय बैड, व्हेन वी एग्जामिन दिस पेशेंट फीवर वाज प्रेजेंट, फीवर 104 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस पेशेंट में आपको लग रहा है सेप्सिस है, इस पेशेंट में आपको लग रहा है एम्बोलिक स्ट्रोक है। क्या एग्जाम इन्वेस्टिगेशन आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे इस पेशेंट में करवाना चाहेंगे? CT स्कैन। CT स्कैन, एक्सीलेंट। सीटी स्कैन। CT स्कैन आप करवाना चाहेंगे, आप लोगों को काफ़ी चीज़ें पता है। दिस इज द CT स्कैन ऑफ दिस पेशेंट। क्या नज़र आ रहा है CT स्कैन पे? इंफाक का एरिया। ब्लैक एरिया है, तो अ हाइपोडेंस एरिया इज विजिबल। हाइपोडेंस एरिया इज विजिबल अराउंड हेयर। ठीक है, दिस पेशेंट हैड ए इन्फाक्ट, ठीक है, स्ट्रोक, इसको स्ट्रोक हुई है। दिस पेशेंट वाज मैनेज्ड फॉर अ स्ट्रोक। लेट्स से दैट फॉलोइंग दिस पेशेंट हैज़ बीन मैनेज्ड फॉर स्ट्रोक, उसके बाद आप क्या करेंगे इस पेशेंट पे? क्या करवाएंगे? ब्लड Blood culture, excellent. So the first important thing you will perform is a blood culture. Blood culture is positive for, let's say, staph epidermidis, क्योंकि वो भी कराता होता है। ठीक हो गया। और on echocardiography again you find an abscess on the mitral valve. What does this patient have? मीडिया क्राइटेरिया तो पूरा हो गया तो ट्यूब्स क्राइटेरिया पूरा हो रहा है। इस पेशेंट में एग्जामिनेशन पे माइनर क्राइटेरिया या मेजर क्राइटेरिया कोई आपको मिल रहे हैं? माइनर तो मिल रहा है, जानवे कल्चर बिल्कुल, पॉजिटिव। ठीक है। तो यू आर सीइंग सम वैस्कुलर फिनोमेना, एम्बोलिक फिनोमेना। ये क्यों हो रहे हैं पेशेंट में? व्हाई आर स्प्लिंटर हेमरेजेस एंड व्हाई इज दिस स्ट्रोक हैपनिंग ऑन दिस पेशेंट? भाई स्प्लिंटर हेमरेजेस तो क्रॉनिक एंटीजीनीमिया की वजह से हो रही है। ठीक है, स्प्लिंटर हेमरेजेस और स्ट्रोक क्यों हो रहा है इस पेशेंट में? एम्बोलाइजेशन हो रही है। लॉज होके तो उधर जाके ब्रेन में बिल्कुल, लॉज हो गया और उससे बिल्कुल। फिर infarction। तो some are immune phenomena, some are vascular phenomena. Vascular phenomena include embolic stroke, मतलब एम्बोलाई। ये एम्बोलाई कहीं भी जा सकते हैं, they can go into the pads of the feet and cause Janeway lesions. They can go to the जहाँ तक मुझे ये सॉरी कंफर्म नहीं इस वक्त, भूल गया मुझे कि स्प्लिंटर हेमरेज एम्बोलिक है या वैस्कुलर है। वास्कुलर है। वैस्कुलर है तो मतलब एम्बोलिक ही है, या इम्यून है दूसरा। इम्यून मतलब है कि एंटीजेंस आर प्रेजेंट इन द ब्लड, दे कॉज एंटीजेनीमिया एंड भाई इम्यून है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है उस वजह से। कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, बस। तो दिस कॉम्प्लेक्स कैन कॉज, तो वैस्कुलर फिनोमेना इंक्लूड जेनवे लीजन्स, एम्बोलाई, पीस पार्ट्स वेजिटेशंस के या एब्सेसेस के उठ के जा रहे हैं, दे कैन कॉज जेनवे लीजन्स, दे कैन कॉज एम्बोलिक स्ट्रोक्स। और दूसरी तरफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, दे कैन कॉज splinter hemorrhages, they can cause osler nodes, they can also cause a positive rheumatoid factor, ठीक है, they can also cause glomerulonephritis। मैं बता अभी रहा हूँ, डिस्कस कल करेंगे क्योंकि कल हम ये सीधे स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अब यही पेशेंट है, द पेशेंट हैज़ ए सेम हिस्ट्री, बट लेट्स से ऑन एग्जामिनेशन ये चीज़ें आपको नहीं मिल रही अपर एंड लोअर वगैरह की, बाकी आपको सब कुछ मिल रहा है। आप जब लंग्स ऑस्कल्टेट करते हैं तो आपको डिफरेंट एरियाज़ में क्रैकल्स मिलते हैं। ज़ाहिर बात है, आपको जब ऑस्कल्टेशन पे फाइंडिंग मिली तो आप एक चेस्ट एक्सरे भी करवाएंगे इस पेशेंट का। तो दिस इज़ ए चेस्ट एक्सरे ऑफ सच ए पेशेंट। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन सिंपल टर्म्स कि ये एरोज़
क्या चीज़ मतलब एक कुछ ऐसे एरियाज पे एरोज लगे हुए हैं विच अपीयर वाइट, ऐसे ही है ना? यस ठीक है, तो वी डिस्कस्ड एक्सरे में कि if it's white it means there is fluid either in the form of blood, either in the form of pus, either in the form of serum or transudate. So there are multiple levels of these. Let's just say कि इस पेशेंट में ये है, हमने एक और पेशेंट देखा जो यही पेशेंट समझ लो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू दिस. अब क्या Abscesses. abscesses, excellent. There are multiple round bodies, circles which have air fluid levels. ठीक है, इसलिए बिल्कुल हाँ, these are multiple abscesses. Why are these abscesses developing in this patient? सेप्टिक एम्बोलाई हाँ लंग्स में Septic गया emboli, बिल्कुल. तो this is है तो ये minor criteria ही on the Duke's criteria, but this is also a vascular phenomena, an embolic phenomena. Septic emboli उठ के lungs में जा रहे हैं. So the purpose of this last case was to show you how these different cases can present. अब आपने खुद देखा है कि why are these three cases? We've seen कि acute कैसे present करता है, we've seen कि subacute कैसे present करता है, and finally we've seen कि for long duration of time, if it's long, the patient can have sepsis, the patient can present with embolic stroke. During subacute presentations, there might be vascular phenomena, there might be दूसरे जो होते हैं immune phenomena, and finally we also saw these two x-rays. ठीक है, तो in short ये 3 scenarios हैं जो आपने याद रखने हैं according to their findings. जल्दी से 2 बातें मैं करता हूँ, 2 पॉइंट्स रिविजन के जो MCQs में आ जाते हैं. अगर एक पेशेंट है उसका ब्लड कल्चर, लेट्स से इस पेशेंट के ब्लड कल्चर में स्ट्रेप विरिडेंस के अलावा स्ट्रेप बोविस मिलता है, तो फिर आपको क्या कराना चाहिए? वन थिंग मोर विच यू शुड डू. एक वक्त पे एक वन थिंग विच यू शुड बी वेरी ऑफ. कॉलन को देखेंगे. कोलन को देखेंगे. Colon एक्सीलेंट. cancer. कैसे देखेंगे? हाउ डू वी लुक एट द कोलन? Colonoscopy. Colonoscopy. Excellent. So the patient has strep bovis. अगर आपको कल्चर पे मिल रहा है strep bovis, तो always think that this patient needs a colonoscopy. ठीक हो गया? तो this is a हाई टू रूल आउट rule हमने out क्यों करवाया? colon cancer. Patients who have strep bovis endocarditis, there is an increased chance that they have colon cancer. इनका आपस में एक रिलेशनशिप है. क्यों है ये मुझे नहीं पता ऑनेस्टली, लेकिन ये हम पैथो में भी पढ़ते आए हैं और इसकी सिग्निफिकेंस मेडिसिन में ये है कि इफ़ एंडोकार्डाइटिस इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस बोविस, ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोका है, देन द पेशेंट माइट हैव कोलन कैंसर. और इतना ज़्यादा इंसिडेंस है कि ऐसे पेशेंट्स को स्क्रीन करना चाहिए विद कोलोनोस्कोपी. ठीक है, तो दिस इज़ अ फिगर जो आपने वापस आके देखना है. इट टेल्स यू अबाउट द पॉसिबल सोर्सेस के ऑर्गेनिजम्स कहाँ से इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं और कौन से इंट्रोड्यूस होंगे. दिस इज ड्यूक्स क्राइटेरिया विच वी डिस्कस्ड. एंड फाइनली ट्रीटमेंट जिसको हमने हाँ ये फिगर आपने आके देख लेना, इसमें सारी फाइंडिंग्स दोबारा हैं. ये कॉइलोनाइकिया है जो आया था. ल्यूकोनाइकिया वाइटनेस होती है, मैं शायद कंफ्यूज कर गया था, तो उस पेशेंट में था ल्यूकोनाइकिया भी, लेंस वाइट थे. कॉमन एरिथीमा, जेनबे, ऑस्टिन नोट्स एंड फ्रॉथ स्पॉट्स भी हैं, आपने आके देख लेने इधर. और ट्रीटमेंट के इस टेबल को आपने अच्छी तरह एक बार देखना है. वी डिस्कस्ड वैंकोमाइसिन एंड जेंटामाइसिन. ये कुछ सिनेरियोज हैं, क्लिनिकल कंडीशंस जिसमें आप हैं. कुछ नहीं याद रहता तो वैंकोमाइसिन और जेंटामाइसिन याद रखना चाहिए. थोड़ी ज़्यादा डिटेल इस टेबल में दी है, तो ये आपने आके देख लेना है. एंडोकार्डाइटिस की यही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी. कुछ आपने इनमें से पूछना हो तो अभी पूछ लें. भाई ये पहला वाला एक्सरे उसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? दूसरे में तो मिल रही हैं कैविटीज विद एयर फ्लूइड.